हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के नई क्लास की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा मृदा। मृदा के बारे में हम लोग जो है सारा का सारा पॉइंट स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मृदा के रिलेटेड बनते हैं उन सबको जो है एमसीक्यू यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मृदा क्या होती है। तो जब अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है, अपने अर्थ के सबसे ऊपरी भाग के जो छोटे मध्यम या बड़े कणों का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको मृदा बोला जाता है। मृदा के जो है बहुत सारे डिवीजन किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मृदा को अगर किसी ने बांटा था तो वो वैज्ञानिक थे 1879 में डॉक सेव ने। डॉक सेव ने जो है सबसे पहले मृदा को जो है दो भागों में विभाजित किया था, और दो भाग कौन कौन से थे, एक सामान्य मृदा और एक असामान्य मृदा में विभाजित किया था। उसके बाद हम लोग बाद में ये पढ़ते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है, कि जो ऊपर वाले कण होते हैं ये धूल मिट्टी से, धूल के साथ, आंधियों के साथ या बाढ़ के अंदर पानी के साथ बह बह कर जो है दूसरी जगह चल जाते हैं। इसको जो है मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए और मृदा को बचाने के लिए मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की जाती है, 1953 के अंदर। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत की मृदा के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो है विद्यमान होते हैं, लेकिन तीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है लगभग सारी मृदाओं के अंदर जो है वो कम होते हैं। और कौन कौन से वो तीन पोषक तत्व, तो अपन एनपीके से याद करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीन तत्व ऐसे हैं जो मृदा के अंदर जो है वो कमी होती है। पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स देखो याद रखने वाले होते हैं, इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम लोग जो है पॉइंट्स बाई पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह मोटे, मध्यम और बारीक कणों को क्या 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 बोला जाता है, वो मृदा बोला जाता है। सबसे पहले जो है 1897 के अंदर जो है डॉक सेव ने मिट्टी का जो है क्या किया था, वर्गीकरण। तो मिट्टी का जो है वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, 1879 में जो है वैज्ञानिक डॉक सेव ने किया था। और किन दो भागों में बांटा था, सामान्य मृदा और असामान्य मृदा। उसके बाद में 1953 में जो है मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना होती है। और मृदा संरक्षण बोर्ड क्यों स्थापना की जाती है, मृदा संरक्षण के लिए मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाती है। उसके बाद में भारत की मिट्टियों में सामान्यतः जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो है कमी मिलती है, जो जनरली जो है वो सारी मिट्टियों में मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि आईसीआर जो है भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र, उसने जो है भारत की मिट्टियों को जो है 8 भागों में बांटा है। और वो 8 भाग कौन कौन से वो देखते हैं। ये जो 8 भाग है ये जो है क्षेत्रफल के अनुसार है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो अवरोही क्रम में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये जो है इस प्रकार से अवरोही क्रम दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो है भारत के अंदर पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, और उसके बाद आता है लवणीय मिट्टी। और सबसे जो है कम मात्रा में पाई जाने वो होती है पीट या दलदली मृदा। ये 8 ऐसे मृदा के पार्ट है जो जिनको जो है आईसीआर ने 8 भागों में भारत की मृदा को बांटा है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 40% भूभाग पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत के सबसे कम भूभाग पर या सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, वो है पीट या दलदली मिट्टी। आगे हम लोग देखेंगे, अब जो है हम लोग डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पहले डिटेल से पढ़ेंगे क्या, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसकी जो है क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 और अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो कछारी मिट्टी भी बोलते हैं इसको, और दूसरा इस मिट्टी को जो है वो दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में भी विद्यमान कौन सी है, वो जलोढ़ मिट्टी। एक और जलोढ़ मिट्टी से लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो धान की खेती होती है, गेहूं, चावल आदि, तो धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इसको जो है दोमट और कछारी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 क्या, ऐसे तो बहुत सारे भाग है, लेकिन जो प्रमुख 2 पार्ट ऐसे है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी। और ऐसा हमने जो है भारत के, जब उत्तर भारत का मैदान पढ़ा था तब हमने जो है जलोढ़ मिट्टी को थोड़ा सा पढ़ा था। थोड़ा अभी मैं आपको वापस यहीं पे समझा देता हूँ कि जब नदी बहती है, कोई भी नदी बहती है, तो नदी के आसपास के क्षेत्र को जो है वो खादर कहा जाता है। खादर का मतलब वहां पे जो है नदी का पानी जो है आता रहता है, या नदी की जो बाढ़ बनती है, नदी से जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ का पानी जो है लगातार आता रहता है। और बाढ़ के आने से वहां पे क्या होता है, वो जो मृदा है वो नवीन हो जाती है या नई हो जाती है। और नई होने से जो है उस मिट्टी में जो है उपजाऊ या उर्वरक क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन एक मिट्टी होती है वो थोड़ा
जो है नदी के अपवाह क्षेत्र से थोड़ी ज्यादा दूर होती है या ज्यादा ऊंचाई पर होती है, और नदी के अपवाह क्षेत्र से ज्यादा दूर और ज्यादा ऊंचाई पर जो मृदा है वहां तक नदियों के जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता, और यहाँ पर जो है ये उपजाऊ कम होती है। और इन कम उपजाऊ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, कम उपजाऊ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको बांगर कहा जाता है। तो खादर और बांगर बहुत ही महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। थोड़ा सा डिस्कशन हमने कब किया था, जब हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था। खादर वो है जहाँ पर जो है नवीन जो है कछारी मिट्टी या फिर नवीन दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी कछारी मिट्टी को जो है वो बांगर बोला जाता है। इतना हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हमने ये देख लिया कि जो है सबसे भारत में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल पर विद्यमान है, और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लगभग भारत के जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो ये फैली हुई है। तो इसका अन्य नाम दोमट और कछारी मिट्टी है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। खादर और बांगर हमने देख लिया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो अधिक उपजाऊ है वो खादर होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, उसको क्या बोलते हैं, बांगर। और उसके अंदर जो है अधिकता और कमी किसकी होती है, तो पोटेशियम और फॉस्फोरिक अम्ल और चूने की जो है अधिकता होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा होती है, तो जो नदियों से बार बार पानी आता है उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर जो है वो चूने की मात्रा हमेशा अधिक होती है। तो पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल और चूने की जो है वो क्या होती है, अधिकता। और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजन तो हमें पता है गैस, नाइट्रोजन की कमी तो ज्यादातर अपने मृदाओं के अंदर है ही। ह्यूमस क्या होता है, जब पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थ है और वो जो प्रकृति में जो है वो अपघटित हो जाते हैं या फिर जो घुल जाते हैं, तो उनका जो पदार्थ बनता है या फिर जो पदार्थ बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है ह्यूमस बोला जाता है। तो सड़े गले अवशिष्ट पदार्थों को जो है मात्रा को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। तो इस मिट्टी में जो है ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। ज्यादा क्या होता है, तो प्रचुर मात्रा में पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल और चूना जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। अब अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो काली मृदा है। काली मृदा के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि काली मृदा नाम क्यों है। क्योंकि काली मृदा जो है इसका निर्माण जो एक तो पहले तो जो ज्वालामुखी का जो लावा है उस लावा से होता है काली मिट्टी के निर्माण। और ज्वालामुखी का लावा से कैसे होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोटित होती है तो वहां पर जो है पहाड़ या पठार बनता है, और वहां पर जो लगातार नदियां बहती है वो नदियां अपने साथ अवसाद या फिर उस जो है पहाड़ को काट काट कर जो है वो मिट्टी के रूप में आगे ले जाती है, और वो पहाड़ों का कलर काला होता है, तो उस जो है वो मृदा बनेगी, उसका भी कलर कैसा हो जाएगा, काला। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी लावा के अपरदन या अपक्षय से होता है, या फिर इसको बेसाल्ट चट्टानों से भी निर्माण कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी के लावा से जो चट्टानें बनती है उसको बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा ऐसे जाता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, काली मिट्टी का। इसके दो और भी अन्य नाम है, एक तो भारत के अंदर इसके जो है दो प्रमुख नाम है, कौन कौन से, रेगुर मृदा और एक कपासी मिट्टी। भारत के अंदर कपास की जो है सबसे ज्यादा कपास जो है वो किस मिट्टी में उगती है, वो काली मिट्टी में उगती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहते हैं, और इसका और एक अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए ये तो इसका विस्तार कहाँ पे है, तो जहाँ पे पठार, दक्कन का पठार से जो है अपरदन से जो है, दक्कन के पठार के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी लावा का अवशेष है। तो इसका ज्यादातर जो विस्तार है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो काली मिट्टी का ज्यादातर विस्तार जो है या फिर मैक्सिमम विस्तार कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। इसलिए हम ये भी पढ़ते हैं कि कपास की सर्वाधिक खेती या कपास के लिए सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कहाँ पे होता है, वो महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद और देखते हैं कि जो ये मिट्टी काली मिट्टी है, इसका जो काला कलर है वो प्रमुख दो पदार्थों के कारण होता है। किसके कारण, एक तो होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट और दूसरा होता है ह्यूमस। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जो है वो ह्यूमस के कारण इसका जो कलर कैसा होता है, काला होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, मतलब जब बारिश का पानी आता है तो ये जो है ज्यादा दिन तक अपने सूखने नहीं देता। और उसके बाद जब जो पानी जो होता है वो वाटर होल्ड होके रखता है, वो पानी क्या होता है, वाष्पीकरण होकर उड़ता है, तो वहां पे क्या होती है, दरारें बन जाती है उस जमीन में, और दरारें बनती है वहां पे खेती करें तो इसमें खेती के काली मृदा में खेती करने के लिए जो है वो जुताई की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको जो है वो स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। पॉइंट देखते जाते हैं। सबसे पहले इसका अन्य नाम जो है रेगुर और कपासी मिट्टी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम भी इसको कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया जमीन कौन सी होती है, वो मृदा कौन सी होती है, वो कपासी मिट्टी या फिर काली मृदा। निर्माण कैसे होता है, वो ज्वालामुखी लावा के अपक्षय या अपरदन से होता है, और ज्वालामुखी लावा के साथ अपन ये भी याद रखेंगे कि इसका निर्माण तो वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है।
सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इसमें कमी, इसमें एनपी के तीनों की ही कमी होती है। एनपी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की कमी होती है। और इसमें इसका काला रंग होता है वो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, और ह्यूमस के कारण इसका जो है वो ब्लैक कलर होता है। और उसके बाद में ये पॉइंट मैंने बता दिया कि इसकी वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये भीगने पर बहुत ही ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, और जब ये पानी सूख जाता है तो वहां पे गहरी दरारें पड़ती है, और इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, तो वो काली मृदा को जो है वो स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तीसरी मृदा अपनी कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो क्षेत्रफल के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी मृदा है या सबसे ज्यादा विस्तृत मृदा है, वो कौन सी है, लाल मृदा। लाल मृदा को लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, बहुत बार लाल भी दे दिया ऑप्शन में, या फिर अपने लाल पीली मिट्टी भी हो सकता है। लाल मृदा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि लाल मृदा का जो है विस्तार कहाँ पे है, तो दक्षिणी भारत में, या फिर दक्षिणी पूर्व भारत में भी कह सकते हैं। दक्षिणी भारत में कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों के अंदर जो है वो किसका विस्तार है, वो लाल मृदा का विस्तार है। और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है लाल मृदा का। लाल मृदा का कलर लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का कलर लाल जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण या लो ऑक्साइड के कारण इसका जो है वो कलर लाल होता है। और उसके बाद में इसमें जो है कमी किसकी होती है, तो वो फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। देखो कमी और अधिकता सब में याद करने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य पॉइंट याद रखेंगे, वो क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी जो है लगभग भारत की सभी मिट्टियों में पाई जाती है। उसके बाद में ह्यूमस है, तो ह्यूमस की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, वो अपन जो है थोड़ा सा लॉजिकल से सोच सकते हैं। कैसे कि जहां पर वनस्पति ज्यादा होगी वहां कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगी, तो वो कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस का निर्माण करेंगे। तो जैसे जलोढ़ मृदा हो गई, काली मिट्टी हो गई, या फिर ये लाल मिट्टी हो गई, और मरुस्थली मृदा हो गई, यहाँ पे जो है वनस्पतियां कम है, और वनस्पति के साथ साथ जो है इनका अपघटन भी कम होता है, तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम। ह्यूमस की मात्रा दो ही मृदाओं में ज्यादा होती है, अपन ये भी दो पॉइंट याद कर लेंगे तो बाकी वाले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। कि एक जो पर्वतीय मृदा जहाँ पे बहुत ज्यादा वनस्पति होती है, और दूसरा होता है पीट या दलदली मृदा, वहां पर भी बहुत ज्यादा वनस्पति होती है। तो इन दो मृदा ऐसी है जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत होती है, बाकी मृदाओं में जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये हम लोग जो है पॉइंट याद कर लेंगे तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं। बाकी सामान्यतः सारी मृदाओं में जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों की जो है वो कमी ही देखने को मिलती है। तो लाल मृदा में पढ़ लिया, इसको लाल पीली भी कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इनमें। और उसके बाद इसका लाल रंग जो है वो लो ऑक्साइड के कारण होता है, और फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। आगे की मृदा है लेटेराइट। अब लेटेराइट मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा वहीं होगी जहां पर जो है वो वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर औसत से ज्यादा होगी। जहाँ की औसत वर्षा जो है वो कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, वहां पे कौन सी मृदा का विकास होगा, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जब ज्यादा वर्षा होगी, तो थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ, उसके बाद अपन हम लोग जो है देखेंगे। इस प्रकार से मिट्टी होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ये जो मिट्टी होती है वो मिट्टी जो है वो नीचे धंस जाती है, और नीचे धंसने से क्या होगा, ये जो कंकड़ है वो ऊपर आगे होते हुए दिखेंगे। तो ऐसी जो कंकड़ों वाली मिट्टी दिखती है वो कौन सी मिट्टी होती है, वो लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जब ज्यादा बारिश होगी तो जमीन वो मृदा है वो जो है निस करके या रस करके कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और ऊपर जो है वो कंकड़ों वाली भूमि दिखाई देगी, उसको जो है लेटेराइट मृदा बोलते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को जो है निक्षालन बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण जो है वो निक्षालन की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ है, तो वो है लेटेराइट मृदा। उसके बाद में इसका विस्तार की बात की जाए तो सीधा पॉइंट अपन यही याद रखेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत वर्षा होती है, जैसे पश्चिम घाट पर्वत, और उधर अपन जो है मेघालय का शिलोंग पठार भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे गारो खासी पहाड़ी पर जो बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का भी कलर लाल होता है। लाल कलर होगा तो कहीं ना कहीं आयरन होगा, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की तो अधिकता होती है, उसके साथ जो है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो लेटेराइट मृदा के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड भी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कमी किसकी होती है वो ध्यान रखेंगे, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास
चूना और कार्बनिक तत्वों की, और ये सारे अपने को रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान दें कि निर्माण जो है इसका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है चूना और सिलिका, सिलिका मतलब मिट्टी, मिट्टी की जो है लीचिंग या निक्सलन से जो है इसका निर्माण होता है, किसका, लेटराइट मृदा का। विस्तार कहाँ पे है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों पे है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में भी अपने को याद रखेंगे, एक तो पश्चिम घाट पर्वत में जो है, एक थोड़ा कर्नाटक याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इसका विस्तार जो है वो केरल के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटराइट मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वो केरल राज्य में है। और उसके बाद जो है शिलोंग पठार भी याद रख सकते हैं, मेघालय का। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद मिट्टी कौन सी आएगी, इसके बाद आती है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतों की ढलानों पर पाई जाती है। पर्वतों में कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। ऐसी मृदा जो हिमालय पर्वत की ढलान पर उपस्थित है उस मृदा को जो है पर्वतीय मृदा कहते हैं। पर्वतों पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो वनस्पति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ वनस्पति होगी वहां पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी। और एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी वो मृदा जो है वो कैसी हो जाएगी, वो मृदा अम्लीय हो जाएगी। इसका अन्य नाम जो है वो वनीय मृदा है। ये कहाँ उपस्थित होता है, हिमालय के ढलानों पर। हिमालय कहाँ पर, तो आपने को पता है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके जो है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक जो हिमालय का भारत के अंदर विस्तार है, जो हमने हिमालय के चैप्टर में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। तो वहां पर हिमालय की जितनी भी ढाल है, शिवालिक हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, इन सब की, तो वहां ढालों पर कौन सी मिट्टी मौजूद है, पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी जो है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है और हिमालय की ढाल पर। और यहाँ पे जो है ह्यूमस की अधिकता होती है, क्योंकि वनस्पति ज्यादा है तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे और अपघटित ज्यादा होंगे, तो वहाँ ह्यूमस की मात्रा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से वो मृदा कैसी होती है, अम्लीय हो जाती है। ये पॉइंट अपन याद रखेंगे। अगली कौन सी मृदा है, अगली है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। नाम से पता चल रहा है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा, इसका मतलब वो कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के साथ साथ इस मिट्टी का जो है विस्तार जो है वो दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में भी है। उसके बाद इसका विस्तार जो है वो उत्तरी गुजरात में भी है, और उसके बाद इसका विस्तार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन राजस्थान और राजस्थान के पड़ोसी देश थोड़े थोड़े याद रखेंगे। पड़ोस में कौन है, हरियाणा, थोड़ा पंजाब, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और गुजरात का उत्तरी हिस्सा। यहाँ पे कौन सी मिट्टी का विस्तार है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। मरुस्थलीय मृदा के साथ में अपन को देखो कौन कौन से इसका विस्तार जो अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्य से हुए क्षेत्रों में है। कोई को पॉइंट याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। विस्तार जो है राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जो है विस्तार होता है। और ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी है, तो ये मोटे अनाज की खेती, मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनकी खेती के लिए जो है ज्यादा उपयुक्त है। और इनमें जो है कार्बनिक तत्व तो है ही नहीं। कार्बनिक तत्व कहाँ से आएंगे, वनस्पति से आएंगे, और वनस्पति की कमी से कार्बनिक तत्वों की तो कमी होगी, और कार्बनिक तत्व कम न होंगे तो ह्यूमस की जो है ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी। तो ये अपने को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है लवणीय और सारी मृदा। अब लवणीय और सारी मृदा से अपन सीधे समझते हैं ऐसी मृदा जिसमें लवण हो या फिर सार की मात्रा हो। ऐसी मृदा कौन सी होती है, लवणीय और सारी। और इसका अपने को स्पेसिफिक रीजन याद करने की जरूरत नहीं, ये लगभग भारत के हर हिस्से में पाई जाती है। और उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है भारत के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में जो है वो लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले लवण की बात करें तो इसकी मां जो है लवण क्यों होता है, किस लवण के कारण इसको लवणीय मृदा कहते हैं, तो कहा जाता है सोडियम और मैग्नीशियम के कारण इसको जो है लवणीय मृदा कहा जाता है। और उसके बाद में इसको जो है क्षारीय मृदा किसके कारण कहा जाता है, तो वो पोटेशियम और फॉस्फोरस के कारण इसको जो है कैल्शियम और पोटेशियम के कारण इसको जो है वो सारी मृदा कहा जाता है। और सोडियम और मैग्नीशियम के कारण इसको क्या कहा जाता है, लवणीय मृदा कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा है उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, क्योंकि लगभग पूरे भारत में विस्तृत है, आधे से ज्यादा भारत में विस्तृत है, थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, रे, कल्लर, ऊसर, रकार और चौपेन, ठीक है। रेहे, कल्लर, ऊसर, रकार और चौपेन, ये सारे नाम किसके हैं, ये स्थानीय नाम है किस मृदा के, लवणीय और सारी मृदा के स्थानीय नाम है। तो सारे पॉइंट्स एक बार वापस देख लो। तो इसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सारे जगहों पे जो है वो मौजूद है। सोडियम और मैग्नीशियम के कारण ये जो लवणीय होती है, पोटेशियम और कैल्शियम के कारण ये कैसी होती है, सारी होती है। और इसके अलग अलग स्थानीय नाम क्या है, रे, कल्लर, ऊसर, रकार और जो है और चौपेन इसके जो है स्थानीय नाम है। अगला पॉइंट है और लास्ट मृदा है कौन सी, दलदली मृदा, या फिर दलदली मृदा को पीट मृदा भी कहा जाता है। तो जहां दलदल होगा, दलदल कहाँ होगा, जहां पानी जो है जल भराव क्षेत्र होगा वहां पे जो है दलदल होगा। और दलदल कहाँ होता है,
जहाँ पे नदियों का मुहाना बनता है, जहाँ नदियां समुद्र में जाके मिलती है, जहाँ डेल्टा बनाती है, वहां पर भी क्या रहता है, दलदल। तो दलदल वाले इलाके तो जो तटीय प्रदेश हो गए वो, और जल भराव वाले क्षेत्र जो जहाँ जल जमा होता है, उन क्षेत्रों में कौन सी मृदा का विकास होता है या कौन सी मृदा उपस्थित होती है, वो दलदली मृदा जो है वो उपस्थित होती है। इस दलदली मृदा के अंदर आपको पता है कार्बनिक पदार्थ है, और दलदल जो है कंटिन्यू ज्यादा रहेंगे तो कार्बनिक पदार्थ जो ज्यादा सड़ेंगे गलेंगे, तो वहां पर जो है ह्यूमस की क्या हो जाएगी, अधिकता। और जहां ह्यूमस की अधिकता होगी वो मृदा अपने आप क्या हो जाएगी, अम्लीय मृदा हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे फिर इसमें कौन किसकी कमी होती है, इसमें फॉस्फोरस और पोटास की कमी होती है, जो अपन जनरली सारी मृदाओं में होती है। फॉस्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा जो है सब में कम ही होती है। अब आगे हम जो है क्वेश्चन आंसर पे आ गए। अगर आपको जो है सब कुछ अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से जो है इन क्वेश्चन आंसर को लगा सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ। लावा के प्रवाह से, बेसाल्ट चट्टानों से, लावा के अपक्षय या अपर्दन से। क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कम उर्वरक मतलब कम खाद किस में डालने पड़ेंगे जो ज्यादा उपजाऊ होगी, और भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें कम उर्वरक मात्रा की ज्यादा जरूरत होती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सी, उत्तर भारत में तो उत्तरी भारत के मैदान में तो सारी की सारी जलोढ़ मिट्टी है। तो दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, जो पूरे भारत के दूसरे नंबर पे आती है। तो काली मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और आईसीआर ने, आईसीआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑब्वियसली अपन ने पढ़ लिया 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आईसीआर के अकॉर्डिंग। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे। तो सबसे ज्यादा कौन से, जलोढ़। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए और बी। दूसरा नंबर है काली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। आराम से पता कर सकते हैं इसका। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय भारत और उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर भारत में मैदानों में और तटीय भागों में सबसे बढ़िया मृदा कौन सी है, तो वो हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना था, अभी देख लिया अपन ने। नवीन जलोढ़ मृदा जहाँ पे जो है नदियों के बाढ़ का पानी जो है वहां पहुंच पाता है, और वो जमीन जो है वो ज्यादा उर्वरक ज्यादा जो है उपजाऊ होती है, उसको जो है खादर बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या पुरानी कछारी मिट्टी को जो है वो बंगर कहा जाता है। ये दो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी, पुरानी कछारी या पुरानी जो है दोमट मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। भारत में समस्त स्थल के भाग पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत के 40% भाग पर जो है वो क्या है, लगभग 40% पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। लगभग 15 लाख इसको वर्ग किलोमीटर उसका जो है विस्तार है। रेगुर मिट्टी मतलब कपासी मिट्टी किसकी कृषि के लिए सबसे बढ़िया है, तो कपासी जो है कपास की खेती। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या फिर काली मिट्टी जो है दोनों सब एक ही नाम है, और वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी में कौन सा असत्य है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक, बिल्कुल सही बात है, बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल ये भी सही बात है, क्योंकि वो दरारें पड़ती है तभी तो उसको जो है स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती, इसकी जुताई करनी ही नहीं पड़ती। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह असत्य है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है बनती है। बेसाल्ट लावा से या लावा से किसकी निर्माण होता है, वो है काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा, काली नहीं दे रखा तो रेगुड़ मिट्टी जो है एक ही नाम है, काली मिट्टी को जो है वो रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को जो है वो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई जो है, यह जो है स्वतः जुताई वाली मृदा है, काली मिट्टी बिल्कुल। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, तो दक्षिणी भारत में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा दे रखा है। मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा, मैंने आपको बोल के बता दिया था कि सर्वाधिक विस्तार जो है इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है।
प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? मेन क्वेश्चन का मतलब ये है। जलोढ़ मृदा जो उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है, लाल और पीली मृदा, वन मृदा भी जो है हिमालय की ढालों पे पाई जाती है जो उत्तर भारत में है, और क्षारीय मृदा जो है लगभग उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में पाई जाती है। तो अपने को बताना प्रायद्वीपीय भारत की मृदा कौन सी है, तो लाल और पीली मृदा जो दक्षिणी भारत के राज्यों में ही विस्तृत है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो तमिलनाडु पे ज्यादातर कौन सी मिट्टी है? लाल मृदा ही है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बता दिया कि जो मिट्टी है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये शुष्क और आर्द्र दोनों जगहों पे पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण जो है लावा के अपरदन से हुआ, ये गलत है। लावा के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ विस्तृत है? तो केरल में, मालाबार तट प्रदेश में, कोरोमंडल तट प्रदेश में, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। तो सबसे ज्यादा केरल में। और केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है विस्तार कहाँ हो जाएगा? मालाबार के तटीय मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख कर जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है? ईंटें बनाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग है? सूखने के बाद ईंट जैसी कौन सी मिट्टी होती है? तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन याद रखेंगे लेटेराइट के लिए। तो लेटेराइट मिट्टी जो सूखने के बाद कैसी कठोर हो जाती है? ईंट की तरह कठोर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन देखो, लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही बात है। ये एक क्षारीय मिट्टी है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ ह्यूमस की कमी होती है, और ह्यूमस की कमी है तो ये कैसी हो जाएगी? क्षारीय मृदा। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती नहीं। मोटे अनाज की खेती तो कहाँ की जाती है? शुष्क और मरुस्थलीय मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यहाँ पे तो काजू, नारियल, बांस, रबड़, इनकी खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी? धान की खेती के लिए तो धान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो धान के लिए अपन ये पढ़ते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे धान जो है, चावल जो हो और गेहूं जो है बहुत ज्यादा होते हैं। और ये यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो बहुत सारे उपाय है। यहाँ पे कौन सा दे रखा है? अति चराई द्वारा बहुत ज्यादा पशु चरा दो, मृदा अपरदन रुक जाएगा, बिल्कुल गलत है, ये तो कोई नहीं है। वनस्पति जो है पेड़ों को काट दो तो मृदा अपरदन ज्यादा होगा, रुकेगा कहाँ से? वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अपन जो है मेड़ बनाते हैं पेड़ पौधों की, इससे जो है हवाओं से जो है मृदा का कटाव कम होगा। और मृदा के कटाव को ही तो क्या बोला जाता है? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा कौन सी मृदा निर्मित होती है? निक्षालन मतलब लीचिंग के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा कौन सी मृदा बनती है, कौन सी मिट्टी बनती है? तो निक्षालन कब होगा? जब ज्यादा बारिश होगी, 200 से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, और वहां पे जो है जमीन निक्षालित होकर नीचे चली जाएगी, और वहां पे कौन सी मिट्टी बनेगी? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये आप जो है इसका आंसर कर सकते हो कमेंट में कि सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो बता रखा है बिल्कुल आपको सही से। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपका जो है कमेंट में है, जब आपने देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे होंगे। और इस चैप्टर में हमने जो है, आप इस चैप्टर को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि कहीं आपको मृदा को जो है पढ़ने की आवश्यकता है। अगली क्लास के अंदर हम भारत की वनस्पतियों को पढ़ेंगे, और पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।